नमस्कार बच्चों। आज का वीडियो जो है सुघ्घर पढ़वैया योजना अंतर्गत विद्यार्थी सूचकांक स्व आकलन चार्ट कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। इतने प्रश्नों को तो कम से कम बच्चों को आना ही चाहिए। न्यूनतम अधिगम दक्षताएं, तो इसके अंतर्गत अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट्स है वस्तुओं और जीवों को उनकी विशेषताओं, गुणों एवं कार्य के आधार पर भेद करना। तो इसमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है प्राकृतिक एवं मानव रेशों में अंतर। तो सभी जानते ही हैं इस प्रश्न को, सरल है ये, देख लेते हैं। प्राकृतिक रेशे ऐसे रेशे होते हैं जिसे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, जैसे ऊन जो कि भेड़, बकरी, याक तथा ऊँट से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े रेशम से, कपास के पौधे से कपास। तो ये सारे क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे नारियल का जो उससे भी रस्सी बनाया जाता है। आगे देखते हैं मानव निर्मित रेशे, ऐसे रेशे जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसे रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है, मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। उदाहरण है नायलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन, डरवन आदि। दूसरा प्रश्न है इसमें संपर्क एवं असंपर्क बलों में अंतर। तो असंपर्क बल को देखते हैं। वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही लगते हैं या लगाए जाते हैं, असंपर्क बल कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, असंपर्क मतलब बिना संपर्क में आए, और संपर्क बल मतलब जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है या लगाया जाता है, संपर्क बल कहलाता है। जैसे पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य लगा घर्षण बल। पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो तब लगाया गया पेशी बल। कुचालक और विद्युत के कुचालक और सुचालक में अंतर। तो क्या है ये, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित करने देते हैं, विद्युत की क्या कहलाएंगे, सुचालक कहलाएंगे। जैसे कि धातुएं, मिश्र धातु, ग्रेफाइट आदि, है ना। अपने में से विद्युत धारा को जैसे ग्रेफाइट एक अपवाद है जो अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक है। बाकी सभी धातुएं विद्युत के सुचालक है और अधातु विद्युत के कुचालक है। कुचालक के बारे में पढ़ते हैं, इसको हीन चालक भी कहते हैं। वे पदार्थ हैं जो अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते। जो मैं बोल रही थी वही अधातुएं, ग्रेफाइट के अलावा ये सब जो है विद्युत के हीन चालक है। धातु, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, शुष्क वायु, अधिकांश गैसें विद्युत के हीन चालक है। अब पौधों एवं जंतु की कोशिकाओं में अंतर। तो जो मुख्य अंतर उसको लिए हैं। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली को घेरे हुए एक बाह्य आवरण पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली इस प्रकार से ये बाहर में एक कोशिका द्रव्य के अंदर रहता है। ये द्रव्य कोशिका द्रव्य के अंदर रहता है प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली को घेरे हुए एक पाई जाती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और ये जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। दृढ़ और निर्जीव संरचना है जो कोशिका की बाहरी सीमा निर्धारित करती है और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये मुख्य अंतर है। दूसरा अंतर ये है, पादप कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती। और तीसरा अंतर है, पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं। तो ये मुख्य 3 अंतर हमने लिया है यहाँ पर। पिंडज और अंडज जंतुओं में अंतर। पिंडज को जरायुज भी कहा जाता है, जिसमें पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। इसका उदाहरण है मनुष्य, हाथी, गाय। मतलब अंडज या जरायुज में अंतर भी बोलेंगे इसको। अंडज क्या है, नाम से पता चल रहा है, अंडज मतलब अंडे देने वाले। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं अंडज कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, सर्प, पक्षी अंडे देते हैं तथा अंडे से बच्चे उत्पन्न होते हैं। रबी फसल और खरीफ फसल की जानकारी। रबी फसल क्या है, इन फसलों के लिए अधिक पानी तथा गर्मी की आवश्यकता होती है। इन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है क्योंकि उस समय पानी भी अधिक होती है और गर्मी भी अच्छी रहती है।
इन फसलों को बोने का समय मानसून के प्रारंभ अर्थात जून जुलाई एवं कटाई का समय अक्टूबर नवंबर होता है। हमारे प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसलें हैं धान, मक्का, उड़द, ज्वार, बाजरा, गन्ना और कपास। और रबी की फसल को देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग क्रॉप भी कहते हैं। इन फसलों को नमी व कम तापमान की आवश्यकता होती है। इन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है। इनके बोने का समय अक्टूबर नवंबर तथा कटाई का समय मार्च अप्रैल होता है। हमारे प्रदेश की मुख्य रबी फसलें गेहूँ, चना, सरसों, तिवरा, मसूर, अरहर, कुल्थी, अलसी, कुसुम आदि हैं। तो ये हो गया। लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन में अंतर देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन, इस प्रक्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में नर और मादा, जबकि अलैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का जो जनन है वह उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, जबकि यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। और लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव आरंभ होना शुरू होता है। और इसमें क्या होता है, इस जनन द्वारा संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं। लैंगिक जनन में मुख्यतः क्या होता है कि अगर पौधे की बात करें तो बीज से नए पौधे उगते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में अगर हम पौधे की बात करें तो जैसे गुलाब का पौधा है, उसको हम तोड़ के कलम द्वारा भी उसको लगा सकते हैं। तो वो पौधे के बीज के अलावा, जनन अंगों के अलावा अन्य हिस्सों से जब नए पौधे उगाते हैं तो वो उसका अलैंगिक प्रजनन हो गया। कई सारे जीव में होते हैं अलैंगिक प्रजनन, एक ही जीव से उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जीव के किसी भाग से भी नए जीव को उसमें बनते हैं, जैसे हाइड्रा वगैरह है। जबकि लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अब ये अगला पॉइंट जो है, न्यूनतम दक्षता में हमें प्रक्रियाओं एवं घटनाओं को कारणों से संबंधित करना और रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी व समझ, जैसे कि हवा में प्रदूषकों के कारण धूम कोहरे के बनना। ठंडी के दिन में जैसे धूम कोहरा क्यों बनता है, क्या है वो देखते हैं। सर्दियों के दिनों में धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं अन्य वायु प्रदूषक कोहरे से संयोग कर मोटी परत बनाते हैं, जिसे धूम कोहरा कहते हैं। इसके कारण सांस से संबंधित रोग जैसे दमा, खांसी आदि हो जाते हैं, है ना। सर्दियों के दिनों में जब बहुत ठंडी रहती है तब धुएं में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या अन्य वायु प्रदूषक है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है, वो कोहरे से संयोग करके मोटी परत बना लेते हैं। कोहरे से मिल जाते हैं ये प्रदूषक, और जिससे पूरा अंधेरा अंधेरा नजर आता है। अगला देखते हैं, अम्ल वर्षा के कारण स्मारकों का क्षरण। तो सबसे पहले अम्ल वर्षा क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। वायुमंडल की वायु में विभिन्न कारणों से सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड मिलते रहते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में ऑक्साइड घुलकर वर्षा के जल को सामान्य से अधिक अम्लीय बना देते हैं, सामान्य से अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो इसे अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश कहते हैं। इसमें नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। इससे क्या होता है कि अम्ल वर्षा भवनों, मूर्तियाँ, विशेषकर पत्थर एवं संगमरमर से बनी वस्तुओं से अभिक्रिया का क्षरण करती है। इससे जैसे कि आगरा स्थित ताजमहल का क्षरण। अगला प्रश्न है, ध्वनि का संचरण एवं उत्पन्न होना। जब किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह कंपित हो रही होती है। उसके कंपन हमारे आसपास की हवा को कंपित कर देती है। हवा से होते हुए कंपन जब हमारे कान तक पहुंचती है तब यह हमारे वाली वस्तु कान के पर्दे को कंपित कर देती है। इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। कंपन करने से हमारे कानों तक कंपनों को पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु और हमारे के बीच कोई न कोई माध्यम उपस्थित हो। माध्यम से ही ध्वनि का संचरण होगा। अगर माध्यम नहीं होता है तो ध्वनि का संचरण नहीं होता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब किसी सुचालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने धन एवं ऋण आयनों में विभक्त हो जाते हैं।
इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं तथा घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। ऐसे सुचालक द्रव को विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि नमक के विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो है Na अलग हो जाएगा, इसके धन आयन और ऋण आयन अलग होने लगते हैं और Cl अलग हो जाएंगे। तो इसको ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। मतलब रासायनिक पदार्थ में जब विद्युत धारा डालते हैं तो क्या होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत बार प्रयोग करके पढ़े भी हम। धातु और अधातु की हवा, पानी एवं अम्ल के साथ क्रिया। तो सबसे पहले हवा का देखते हैं। अधिकांश धातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो पानी के साथ क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाती है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। मतलब धातु जो है जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्षारीय प्रकृति के बनाती है। ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अधातु की बात करेंगे तो अधातुएं हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, जो पानी के साथ क्रिया करके अम्ल देती है। दोनों में अंतर हो गया। धातु और धातु में धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, जो पानी के साथ क्षारीय अभिक्रिया देती है, जबकि अधातु जो है अम्लीय अभिक्रिया देती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, अधातु का सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, और ये सल्फर डाइऑक्साइड का जब पानी के साथ क्रिया करते हैं तो बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जल के साथ क्रिया देखते हैं। धातुओं की जल के साथ क्रिया। धातुओं की जल की क्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। जैसे सोडियम को जब पानी में डालते हैं तो तुरंत रिएक्शन होने लगता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि अन्य अगर धातु को डालेंगे तो इतनी तेजी के साथ अभिक्रिया नहीं होती। जैसे मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, परंतु अगर गर्म जल या जल वाष्प के साथ यह तेजी से अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन पर बनाता है। जबकि जिंक और लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया बहुत मंद होती है। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, बस अपवाद के रूप में फास्फोरस को जब हवा के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पानी में रखा जाता है। यदि इसे वायु में खुला रखा जाए तो वह जल उड़ता है और वायु के ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है। मतलब अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब अम्लों के साथ देखते हैं। धातु जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है। तांबे के टुकड़े सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। और एक और चीज़ है, जब हम धातुओं से निर्मित बर्तनों का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं, जब इन बर्तनों में ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें अम्ल उपस्थित हो, जैसे कि अचार, दही, खट्टे फल रखे जाते हैं, तब भोज्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल तथा बर्तन की धातु की क्रिया के कारण विषैले पदार्थ बन जाते हैं। अतः अम्लीय अवयवों वाले इन पदार्थों को धातुओं के बर्तन में रखने की सलाह नहीं दी जाती। हम सब अपने घरों में जब अचार डालते हैं या अचार डालते हुए जब देखते हैं तो वो किस प्रकार प्लास्टिक के या कांच के या मिट्टी के बर्तन में अचार को रखते हैं, कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता। अब है अगला जो पॉइंट है वो है प्रकाश की घटनाओं की समझ, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की समझ। प्रकाश के परावर्तन को देखते हैं। जब प्रकाश किरणों को दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। अगर दर्पण से टकरा के या फिर किसी चमकीली सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में ये ऐसा प्रकाश टकराए, ये मान लो ये दर्पण है तो उसी माध्यम में ऐसे लौट आती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम मान लो एक अभिलंब खींच देते हैं यहाँ पर ऐसे ही सीधा, एक मिनट इसको मैं ठीक से करती हूँ। तो इसका एक रूल भी है, प्रकाश के परावर्तन का नियम भी हमको पढ़ना होगा। तो क्या नियम कहती है कि ये जो आपतित किरण है जो टकराती है, मान लो ये दर्पण है इस प्रकार से, तो जाने वाली किरणों को क्या कहेंगे, आपतित किरण, और टकरा के निकलने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे, है ना। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और एक लंब खींचते हैं यहाँ पर सीधी सी, ये अच्छी नहीं भर रही है मेरे से। तो जिसका नियम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये आपतन बिंदु हो जहाँ पर टकराते हैं, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दो रूल है इसके। अब
और अपवर्तन को मैं यहाँ पर छोड़ दी हूँ लग रहा है। अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने संपर्क तल पर मुड़ जाती है, उसको अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर हम कभी कभी ऐसा देखते हैं ना, किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है और उसमें अगर चम्मच डाल देते हैं तो हमें यहाँ से देखते हैं तो चम्मच हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो क्यों मुड़ी हुई दिखाई दी? क्योंकि प्रकाश का किरण जो हमारी आंखों तक पड़ रही है उसमें माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्रकाश की किरणें वहाँ पर विचलित हो गई है। सिक्का डाल देते हैं, सिक्का उभरा हुआ दिखता है। बहुत सारे प्रयोग हम लोग किए हैं। वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ एवं दैनिक जीवन में प्रयोग करना है। ये जल से विद्युत उत्पादन कुछ ऐसी व्यवस्था बांधों में की जाती है जहां एकत्रित जल को तेजी से बहाया जाता है, जिससे जल मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती है। यह टरबाइन एक शाफ्ट की सहायता से जनित्र से जुड़ी रहती है, जिनके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। फसल उत्पादन में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? वैज्ञानिक तरीके से खेती करके और तकनीक की मदद, खाद में गोबर खाद, कंपोस्ट खाद तथा समुचित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना। इसके अलावा कीटनाशक का उपयोग समुचित मात्रा में अत्यधिक उपयोग करना भी नुकसानदायक होता है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग करके फसल उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है। और बीजों की अदला बदली करके, अच्छे बीजों का उपयोग करके, बहुत सारे और तरीके हैं फसल उत्पादन में वृद्धि के। धातु अधातु के उपयोग लिखिए। तो धातु जैसे कि लेड का उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल में काम आने वाले छर्रे, टाँका लगाने के लिए तार व नलों के पाइप बनाने में किया जाता है। टाइटेनियम धातु का उपयोग मशीनों के विभिन्न भाग, उपग्रह तथा रॉकेट निर्माण में किया जाता है। एल्यूमिनियम अथवा सोने की पतली पत्नी का उपयोग सरल विद्युत दर्शी बनाने में किया जाता है। जबकि अधातु जैसे कि क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। आयोडीन का उपयोग टिक्चर आयोडीन में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, चोट वगैरह आ जाता है उसके लिए। सल्फर का उपयोग दवाइयाँ, बारूद, पटाखे बनाने में किया जाता है। घर्षण को कम एवं ज़्यादा करना, और ये पर्यावरण की समझ के प्रश्न है। उर्वरकों का उपयोग एवं कीटनाशक के नियंत्रण की जानकारी, पर्यावरणीय खतरों से निपटने की जानकारी। इन प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में लूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।